बात बोल रहा था। और शिखर की ये बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा मानो अपनी जगह पे ही जम गए। शिखर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, जैसे ही कल आप कार से ऑफिस के लिए पहला मोड़ लेंगे, वहां एक ट्रक ठीक आपके सामने से आ रहा होगा। उससे बचने के लिए जैसे ही आप अपनी गाड़ी घुमाओगे, बगल से आ रही स्कूल की बस से आपकी टक्कर हो जाएगी और फिर सीधा शमशान। मिस्टर मल्होत्रा का माथा पसीने के बूंदों से भरा हुआ था और वो एक हकलाती हुई तीखी आवाज में बोले, क्या बकवास कर रहे हो? फिर शमशान में खड़ी मिसेस मल्होत्रा आपके पार्थिव शरीर को देखकर रो रही होगी। अब करे भी तो क्या? पूरी जिंदगी आपने प्राइवेट नौकरी में ही निकाल दी और जो कमाया था सब बच्चों की पढ़ाई पे लगा दिया। अब कहां से लाएंगे पैसे? अब अंतर्यामी तो हो नहीं। आप जो बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता। अब इतना प्यार तो अपने बीवी बच्चों से करते ही होंगे कि चाहेंगे उनको ये दिन ना देखना पड़े। इसीलिए बोल रहा हूं सर, आप कम से कम 40 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। शिखर को आज कुछ भी करके मिस्टर मल्होत्रा को जीवन बीमा लेने के लिए मनाना था, चाहे उसके लिए उसे मिस्टर मल्होत्रा को बहलाना फुसलाना पड़े या मक्खन लगाना पड़े। अगर शिखर ये करने में असफल होता तो सीधा काम से निकाला जाता, और अभी शिखर काम से निकाले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता है। अगर शिखर की बातें सुन मिस्टर मल्होत्रा उस पर चिल्ला पड़ते हैं। सीधा शिखर का कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं, पागल है क्या? मुझे डरा धमका के इंश्योरेंस बेचना चाहता है? मिस्टर मल्होत्रा का जोरदार थप्पड़ शिखर के गाल पर अपनी छाप छोड़ जाता है और उसे सुनाते हैं, आज के बाद इस मोहल्ले तो छोड़, आसपास के किसी गली मोहल्ले में भी दिख गया ना तो वहीं सबके सामने तेरी खबर लूंगा। शिखर आगे और कुछ सुन भी नहीं पाया क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा ने उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। शिखर बिना हिले कुछ देर वहीं खड़ा रहा, मुंह लटकाए। वो यही सोच रहा था कि आज का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ, बॉस से फिर बात करनी पड़ेगी, कहीं नौकरी से ना निकाल दे और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाए। और अगर आज भी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। शिखर अपने आप से बात करके हौसला जुटाते हुए बॉस के केबिन में जाता है, जहां बॉस पहले से ही उसके इंतजार में आग बबूला बैठा हुआ है। और शिखर को देखकर टेबल पे अपने हाथ जोर से पटकते हुए बॉस बोला, क्या बोल के आ गया तू मिस्टर मल्होत्रा को? मंद बुद्धि है क्या? शिखर का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो अपने बचाव में बोलता है, मगर बॉस मैं तो आपने जो बोला वही कर रहा था। आप ही कहते हो ना, कुछ ना सूझे तो शॉक ट्रीटमेंट देके ग्राहक को मनाओ। बॉस कटाक्ष कसते हुए कहता है, माफ करना, गलती हो गई मुझसे। अब इस गलती को अभी सुधार देता हूं, तुम्हें काम से निकाल के। शिखर ने अपना गला सूखने तक हाथ जोड़कर लगातार बॉस से विनती की, मगर बॉस ने उसकी एक न सुनी। आखिर शिखर भी हार मानकर बोला, कम से कम मेरा वेतन मिल जाता तो। आपको तो पता ही है मुझे पैसे क्यों चाहिए। ये सुनते ही बॉस दहाड़ते हुए शिखर का कॉलर पकड़ के सबके सामने उसे घसीट कर दफ्तर के दरवाजे तक ले जाता है और बाहर जोर से धक्का देते हुए बोलता है, मेरा इतना बड़ा ग्राहक चला गया तेरी वजह से और तुझे पैसे चाहिए? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। शिखर जमीन पे गिरता है और उसकी जेब से फोन निकलकर थोड़ी दूर जा गिरता है। फोन देख बॉस बोल पड़ता है, दफ्तर का फोन है ये, वापस कर इसे। मगर इससे पहले बॉस या अन्य चौकीदार कुछ कर पाते, शिखर फोन उठा उसे अपने सीने से लगाकर भागना शुरू कर देता है, ये बोलते हुए, मैं ये फोन वापस नहीं कर सकता। और देखते ही देखते वहां से हवा हो जाता है,
पसीने से लथपथ शिखर बिना रुके भागे ही जा रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि उसका फोन बज रहा है। वो रुककर फोन की ओर देखता है। उस पर मकान मालिक का नाम लिखा होता है। शिखर समझ जाता है जिस बात का डर था वही हुआ है और फोन उठाकर बोलता है, मैं आ रहा हूं। फोन के दूसरे ओर से आवाज आती है, जल्दी कर, तेरे चाचा खून की उल्टी किए जा रहे हैं। एक तो किराया नहीं है, ऊपर से मेरा घर भी बर्बाद किए जा रहे हो। शिखर पतली गलियों में नाले के ऊपर से चलते हुए अपने महादा के झोपड़पट्टी वाले घर पहुंच के देखता है। उसके घर से सारा सामान निकालकर बाहर फेंका जा चुका था और घर के दरवाजे पर मकान मालिक ताला लगा के जा चुका था और उसके 60 साल के आंखों के नीचे काले घेरे लिए चाचा अधमरे से खांसते हुए रास्ते पे सामान के साथ बैठे हुए हैं। अपने चाचा की ये हालत देखकर उनसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत शिखर में नहीं थी। शिखर को देखकर चाचा बोले, मैं मकान मालिक को बोलता रहा मेरा शिखर पैसे लेकर आता ही होगा, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। सामान बाहर फेंकवा के दरवाजे पे ताला लगा गया। शिखर सर झुकाते हुए बोला, माफ करना चाचा, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। चाचा 2 पल के लिए बस शिखर की ओर देखते गए और फिर खांसते हुए बोले, जितना तूने किया है उतना तो मेरे सगे बेटे ने भी ना किया होता मेरे लिए। शिखर की आंखों में आंसू तो थे, मगर वो अपने चाचा के सामने उन्हें दिखाना नहीं चाहता था। चाचा ने तो जीने की वैसे ही सारी उम्मीद छोड़ दी थी, मगर शिखर को अब भी भरोसा था कि वो जल्द ही चाचा का इलाज करवाएगा। ऐसे में वो चाचा के सामने आंसू बहाकर कमजोर नहीं पड़ सकता था। उसने तुरंत एक एक करके अपने सभी दोस्तों को फोन लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक दोस्त रवि वहां आता है, मगर शिखर के पड़े सामान को देख बोलता है, चाचा को तो मैं कुछ दिनों तक अपने साथ रख लूं, मगर मेरे छोटे से घर में इतना सारा सामान रखने की जगह नहीं होगी। एक काम कर, सामने जो रेलवे स्टेशन है वहां कई खाली मालगाड़ी के डब्बे कई महीनों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। उनमें से एक डब्बे में अपना सामान रख दे और फिर जैसे ही रहने का ठिकाना मिल जाए सामान लेकर वहां शिफ्ट हो जाना। शिखर रवि की बात मानते हुए सामान लेकर वहां से निकल जाता है और रवि चाचा के साथ। शिखर दोस्त की बात मानते हुए सारा सामान मालगाड़ी में रखवा के जब वापस आता है दोस्त के घर, तो देखता है कि चाचा कुर्सी पे बैठे खांस रहे थे। घर में कहीं और जगह भी नहीं थी जहां वो चाचा को लेटा पाता। शिखर रवि से अपने चाचा को कम से कम घर के किसी बिस्तर या गद्दे पर लेटाने की भीख मांगना चाहता था। तभी रवि उसके बगल में जाकर बोलता है, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए पापा ने चाचा को अंदर ले जाने से मना कर दिया। माफ करना दोस्त, मगर अभी इस कुर्सी के अलावा जगह नहीं है मेरे पास जो चाचा को सुला सकूं। शिखर रवि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, तूने जितना किया उतना ही काफी है। बाकी सब तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। सबको यही लगता है कि मैं बस पैसे मांगने के लिए फोन करता हूं उन्हें। शिखर को दिलासा देकर रवि अपने काम पे जाने को तैयार होने लगता है। रवि अपना डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म पहनकर बोलता है, मेरे काम का समय हो गया, मैं निकलता हूं। शिखर उसे देखकर पूछता है, वैसे रवि तू आजकल कहां काम कर रहा है? रवि विस्तार से शिखर को अपने काम के बारे में बताता है, जिसे सुन शिखर पूछता है, क्या मुझे भी इस कंपनी में कोई काम मिल सकता है? रवि जवाब देता है, साथ चल, अब भी बॉस से बात करके तुझे काम पे लगवाता हूं। शिखर को रवि के विनती पे काम मिल जाता है और शिखर भी तुरंत काम मिलते ही अपने पहले ग्राहक की ओर निकलता है। एक बड़ी मंजिल के आलीशान सोसाइटी की सबसे खूबसूरत फ्लैट पर पहुंचकर शिखर दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, सामने खड़े आदमी को देखकर शिखर भौचक्का रह जाता है और अपनी टोपी से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है, मगर सामने खड़े इंसान ने शिखर का चेहरा देख लिया था
और वो अपने घर में चल रहे पार्टी को रुकवाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोलता है, दोस्तों, आज हमारे इस पार्टी के विशेष अतिथि पधार चुके हैं। अंदर खड़े कुछ लोग शिखर को देखते हुए बोलते हैं, अरे ये तो शिखर है ना, वही जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है। शिखर को पार्टी में मौजूद सभी लोग उसे ऐसे देख हंसने लगे मानो वो किसी चिड़ियाघर में आया नया पशु हो। शिखर के सामने खड़ा अंकुश बोलता है, दोस्त होने के नाते एक बात बताऊं, ये काम छोड़ और मेरे घर पे काम करना शुरू कर दे, पगार 10 रुपए ज्यादा ही दिया करूंगा। पार्टी में आए सभी इस बात को सुन जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिखर का सर शर्म से और झुक जाता है, मगर वो पलट के कुछ नहीं बोलता। उसे इस काम की जरूरत थी। उससे मैं कुछ गलत बोल अपना ये काम भी हाथ से नहीं गंवाना चाहता था। शिखर हर तरह के काम की इज्जत करता था। तभी एक आवाज सबको शांत करते हुए बोलती है, शर्म नहीं आती तुम सबको किसी का ऐसे मजाक उड़ाते हुए? सब चुप हो जाओ, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा शिखर का। यह आवाज पार्टी में आई सबसे खूबसूरत लड़की अनन्या की थी। अनन्या शिखर की ओर बढ़ती है और अपने पर्स से एक कड़क 100 का नोट निकालकर उसे बख्शीश देने को पैसे आगे करती है। शिखर, जो कभी अनन्या के एक तरफा प्यार में पागल रहा करता था, रात रात भर उसके ख्वाबों में जगा रहता था, आज उसी अनन्या के हाथों बख्शीश लेते हुए उसका सर झुका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। शिखर बिना एक बूंद आंसू बहाए अनन्या को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है। आंसू बहाए भी तो कैसे, आखिर गरीबों के पास रोने तक का वक्त कहां होता है। शिखर रात को अपना काम खत्म कर एक अस्पताल जाता है, ये पूछने की चाचा की भर्ती में कितना खर्चा आएगा। जवाब में 50,000 सुन शिखर खुद से बातें करता हुआ अपना सिर हिलाता वहां से निकल जाता है। क्या इतने पैसों का इंतजाम मैं कर भी पाऊंगा या नहीं? और सीधा जा पहुंचता है रेलवे यार्ड, मालगाड़ी से अपना कुछ सामान लाने। मगर वो मालगाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मालगाड़ी शिखर के सारे सामान के साथ रवाना हो चुकी थी। इस शहर में अब शिखर के पास अपना कहने को कुछ ना था। बस एक अपना था, जो कुछ दूर किसी कुर्सी पे बैठे खून की उल्टियां करते हुए उसके अपने चाचा जी थे, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। शिखर कुछ देर तो वहां बुत बने खड़ा रहा। तभी बगल की पटरी से तेज रफ्तार में रेलगाड़ी गुजरती है और शिखर के दिमाग में एक ख्याल पनपता है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, इसमें ना तो उस चाचा के लिए कुछ कर पाया जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ना ही उसके अलावा कोई है और इस दुनिया में जो मेरी परवाह करे। जिए तो जिए क्यों और किसके लिए? ये दुनिया गरीबों के लिए है ही नहीं। इस दुनिया में रहने से मौत ही अच्छी है। कम से कम मौत के बाद उसे पैसों की वजह से अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखना पड़ेगा। इसी सोच के साथ शिखर अपने बगल वाली पटरी पे जाकर खड़ा हो गया, अगली आने वाली ट्रेन का इंतजार करते हुए। वह अपनी इस दुनिया में बिताए कुछ हसीन लम्हे याद करने लगा। तभी सामने से ट्रेन की चुक चुक की आवाज आने लगी। शिखर का दिल कांप तो रहा था, मगर फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। अचानक उसके फोन की घंटी बजना शुरू हो गई, मगर शिखर उसे नजरअंदाज करते अपनी जगह पे ही खड़ा रहा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से शिखर की ओर आए जा रही है। फोन की घंटी बजना बंद होती है और एक संदेश आता है। संदेश के पिंग की आवाज सुनकर शिखर घबरा जाता है। कहीं चाचा को तो कुछ नहीं हो गया? एक आखिरी बार बात तो करनी चाहिए उनसे। शिखर तुरंत फोन में आया संदेश देखता है। संदेश देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? शिखर को आए संदेश में लिखा था, मैंने आपके खाते में 50 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं।
और संदेश के अंत में भेजने वाले का नाम लिखा था, आपका शुभचिंतक। ये पढ़ शिखर सोचता है, कितनी जालिम दुनिया है ये। एक गरीब को चैन से मरने भी नहीं दिया जाता। मरते वक्त भी उनके जले पे नमक छिड़कना जरूरी होता है। और वापस सामने की ओर देखने लगता है। अब सामने आ रही ट्रेन की लाइट दिखने लगी थी। तभी फिर से उसके फोन की घंटी बजती है और एक संदेश आता है, जिसे देखकर शिखर बोल पड़ता है, कहीं कोई मजाक तो नहीं? इस बार संदेश बैंक की तरफ से आया था। वाकई किसी ने उसके खाते में पूरे 50 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। तभी सामने से आ रही रेलगाड़ी की तेज रोशनी शिखर के आंखों में पड़ती है। वह अपनी आंखें मूंदता है और देर रात एलएलबी रतन साहू के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। नशे में चूर रतन साहू जाके अपना दरवाजा खोलता है। सामने से आवाज आती है, वकील चाचा, आपसे कुछ बात करनी थी। रतन सामने खड़े आदमी को देख के बोलता है, शिखर, तू यहां क्या कर रहा है? अपने सर पे बाहों को फेरता हुआ शिखर उसके फोन में आया संदेश दिखाते हुए बोलता है, चाचा, किसी ने मेरे खाते में 50 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पैसा कहां से आया या किसने दिए? मेरे पहचान में बस आप ही एक वकील हो, इसलिए सीधा यहां आ गया। फोन में आया संदेश देखकर वकील चाचा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुछ देर तक उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। चाचा जी कभी संदेश तो कभी शिखर की ओर बारी बारी घूरे जा रहे थे। रतन अपने आप को संभालते हुए बोले, 50 करोड़? इतना तो मैं पूरी जिंदगी दिन रात लगा के भी मेहनत करूं, फिर भी इतना ना कमा पाऊंगा। और बेटा, मैं कोर्ट कचहरी में लड़ने वाला वकील नहीं, स्टाम्प वाले कागज बेचने वाला एक मामूली सा वकील हूं। तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास तो नहीं है। शिखर अपना सर धीरे धीरे हिलाते हुए वहां से निकल ही रहा था कि पीछे से चाचा जी याद करते हुए बोले, वैसे कुछ दिन पहले एक और लड़का मिला था जिसके खाते में किसी ने ऐसे ही पैसे जमा करवा दिए थे, और फिर अगले ही दिन एक सुनसान गली में उसकी हत्या हो गई और सारे पैसे लेकर कोई भाग गया। मेरी मान तो सीधा थाने जा, पुलिस ही तेरी इस समस्या को हल कर सकती है। चाचा की ये बातें सुनकर शिखर की सांसें तेज हो गई और वो चाचा के कहे मुताबिक थाने की ओर निकल पड़ता है। शिखर आधी रात थाने में जाकर वहां बैठे एक हवलदार को संदेश दिखाते हुए सारी बात बताता है। शिखर की बातें सुन और हुलिया देखकर हवलदार उल्टा शिखर को ही पीटना शुरू कर देता है। बताओ कहां से चुराए तूने ये पैसे? कौन सा 2 नंबरी धंधा करता है तू? शिखर अपने बचाव में बोलता है, अगर मैंने ये पैसे चुराए होते तो मैं यहां क्यों आता शिकायत दर्ज करवाने? क्या आपको अपना काम भी ठीक से नहीं आता क्या? हवलदार हाथ की मुट्ठी बनाकर एक डंडा कस के पकड़ता है और डंडे से शिखर को मारते हुए बोलता है, जुबान लड़ाएगा मुझसे? आप बेंच पे बैठ जाके, पाटिल सर को आने दे राउंड मार के, फिर वही अच्छे से खबर लेंगे तेरी। अब तो तू देख क्या होता है तेरे साथ। बेंच पे बैठे शिखर को यह अंदाजा हो गया था कि पुलिस वाले उसकी मदद करने की जगह उसके लिए और मुसीबत खड़ी करने वाले थे। और जैसे ही उस हवलदार की आंख लगती है पाटिल सर का इंतजार करते हुए, शिखर मौका देख के चुपके से वहां से निकल जाता है। थाने से थोड़ी दूर एक सुनसान गली से जब शिखर गुजर रहा होता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई काला साया उसका पीछा कर रहा है। शिखर को रतन चाचा की वो बात याद आती है, उस लड़के को किसी ने सुनसान गली में मारकर उसके सारे पैसे ले लिए थे। क्या मेरे साथ भी यही होने वाला है? और शिखर के कदम तेज हो जाते हैं। उसका सर घूम अब आगे के साथ साथ वो पीछे भी देखते हुए जा रहा है। तभी शिखर को ऐसा लगता है कि उसके पीछे चल रहा साया अपने कोट के अंदर वाले जेब से कुछ निकाल रहा है। ये देखकर शिखर की धड़कनें तेज हो जाती है और वो बिना कुछ सोचे, बिना एक बार मुड़कर देखे भागना शुरू कर देता है। अपनी पूरी जान लगा के भागता ही जाता है।
शिखर के कदम जहां रुकते हैं उसके सामने शहर का सबसे बड़ा अस्पताल होता है। शिखर अब शहर के बीचों बीच था। उसको वो काला साया और कोई पीछा करता हुआ नजर आ ही नहीं रहा था। अपना सर पीछे लटकाते हुए 2 पल सांस लेने को रुकता है और सोचता है, इससे पहले कोई इन पैसों को मुझसे छीने, कम से कम इन पैसों से अपने चाचा का इलाज तो करा लूं। इतने सालों से अपने चाचा की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। आज आखिर इतने समय के बाद उनके साथ बैठकर पहले जैसे बातें करूंगा। और फिर शिखर सीधा पसीने से लथपथ अपने पुराने फटे से कपड़ों में ही अंदर रिसेप्शन डेस्क पर जाकर पड़ताल करता है। वो मेरे चाचा को कैंसर है, उनकी कीमोथेरेपी करवानी है। भर्ती में लगभग कितने पैसे लग जाएंगे? अस्पताल का मैनेजर शिखर का हुलिया देखकर उसे बोला, पूरे 20 लाख। अब जा यहां से और जाकर किसी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा उनका। यह जगह तुम्हारी औकात के बहुत बाहर है। ये बात सीधा शिखर के दिल पे लगती है और शिखर अपने जबड़ों को जकड़ते हुए मैनेजर से पेमेंट कोड मांगता है और बिना देर किए अपने फोन से पैसे अस्पताल के खाते में भेज देता है। मैनेजर अपनी एक भौहें उठाकर शिखर की ओर देखता है। तभी अस्पताल के खाते में कुछ पैसे आते हैं, जिसे देखकर मैनेजर का हाथ उड़ते हुए उसके दिल को जा पकड़ लेता है। कुछ पल के लिए वो भी अपनी जगह पे खड़ा का खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए, इतने पैसे तो मैं भी नहीं दे पाऊं, फिर इस लड़के ने कैसे, हो ना हो कोई अमीर इंसान है ये, कहीं इससे बदतमीजी से बात करना भारी न पड़ जाए मुझे। शिखर के सामने झुककर मैनेजर माफी मांगने लगता है और शिखर ने पलटकर बस इतना ही बोला, मेरे चाचा के लिए कमरा तैयार करवाओ, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूं। शिखर अस्पताल से बाहर निकल भागते हुए घर वापस जा रहा होता है। दिन भर भागते हुए अब उसके पांव जवाब दे रहे थे और थोड़ी दूर भागने के बाद उसे ये बात याद आती है कि अब वो 50 करोड़ रुपए का मालिक था। उसे भागते हुए घर जाने की कोई जरूरत नहीं। वो चाहे तो अपने एक इशारे पे सबसे महंगी कार खरीद सकता था। शिखर एक गाड़ी रोकने को जैसे ही हाथ दिखाता है, उसे रवि का फोन आता है। शिखर फोन पे बोलता है, पैसों का इंतजाम हो गया रवि, मैं बस चाचा को लेने ही आ रहा हूं, उन्हें तैयार रहने को बोल दे। फोन की दूसरी ओर से आवाज आती है, शिखर तेरे चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही मानो शिखर के पैरों तले जमीन खिसक गई और शिखर वहीं जमीन पे घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने जिस चाचा का इलाज कराने उसने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कमरा बुक करवाया था, वो चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगले पल शमशान में अपनी चाचा की जलती चिता के सामने बैठे शिखर को फोन पे फिर से एक संदेश आता है, आपके चाचा के गुजरने का बेहद अफसोस है हमें। और पहले की तरह अंत में एक नाम लिखा होता है, आपका शुभचिंतक। शिखर समझ जाता है कि ये वही है जिसने उसके खाते में पैसे जमा करवाए हैं। अपने हजारों सवालों का जवाब ढूंढते हुए शिखर जिस नंबर से संदेश आया था उसी नंबर पर वापस फोन लगाता है। इधर जैसे जैसे फोन की घंटी बजना शुरू होती है, शिखर के दिल की धड़कन भी उतनी ही तेजी से धड़कने लगती है। आखिर कौन है वो जिसने शिखर को इतने पैसे दिए? आखिर मकसद क्या है उसका इसके पीछे? आखिर कहीं शिखर किसी जाल में तो नहीं फंसने वाला था जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी पलट के रख देगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हमने ही अनन्या को हमसे दूर रहने का बोल रहा था, अब इसे भी तो पता चले हमसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। सभी दोस्तों ने ग्रुप में हामी भरी और प्लान के मुताबिक सभी एक एक कर खाना ऑर्डर करते हैं। फिर शिखर अंकुश को बोलता है, हम सभी जरा पास से कुछ तस्वीरें खींच के आ रहे हैं, तब तक तुम आराम से खाओ। और एक एक करके सब वहां से निकल जाते हैं। शिखर अपना खाना खत्म करके
बाकियों के आने का इंतजार कर रहा होता है, तभी शिखर के कपड़े और हुलिये को देखकर वहां का मैनेजर, जो कुछ समय से उसे घूरे जा रहा था, उसके सामने आकर उसे बिल देते हुए सुनाना शुरू कर देता है। पूरे 6,000 का बिल बना है, कौन भरेगा ये पैसे? मेरे दोस्त जो साथ बैठे थे आते ही होंगे, पेमेंट वही करेंगे, शिखर ने जवाब दिया। मैनेजर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए शिखर की ओर देखता है और बोलता है, उनको आना होता तो अब तक आ चुके होते। ये 5 स्टार होटल है, यहां खाना खा के पैसे नहीं देने पर बर्तन नहीं मांजने पड़ते, सीधा जेल जाना पड़ता है। अच्छे से पहचानता हूं मैं तुम जैसों को। शिखर मैनेजर की ये बातें सुनकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और आंखों में देखते हुए बोलता है, अपने बॉस को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मैनेजर आवाज ऊंची करते हुए बोला, तुम जैसों से मिलने का समय नहीं है हमारे बॉस के पास। शिखर ने पलटकर जो जवाब दिया वो सुनकर मैनेजर के होश ही उड़ गए। शिखर बोला, मुझे ये होटल खरीदना है। इस बात पे मैनेजर की हंसी छूट जाती है और वो बोलता है, खाने के पैसे देने की औकात नहीं है और होटल खरीदने की बात कर रहा है। रुक, अभी गार्ड को बुलाता हूं। मैनेजर गार्ड को आवाज देता है, तभी शिखर उसे अपने फोन में अपना अकाउंट बैलेंस दिखाता है। अकाउंट बैलेंस देखकर मैनेजर की आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? इस सड़क छाप के पास इतने पैसे? शिखर अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था और मैनेजर अपनी गलती का पछतावा करते हुए शिखर के आगे झुक जाता है। होटल के सबसे खूबसूरत स्वीट में शिखर मैनेजर के साथ होटल के मालिक के आने का इंतजार कर रहा था। मैनेजर अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, बॉस होटल के पास ही कहीं मीटिंग कर रहे हैं, वो बस आते ही होंगे। तभी उस स्वीट का दरवाजा खुलता है और एक अधेड़ उम्र का इंसान गंभीर सा चेहरा लिए शिखर के सामने आता है। शिखर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बॉस से कसकर हाथ मिलाता है। शिखर के अंदर का आत्मविश्वास देखकर बॉस भी अपने आप को उसके सामने छोटा महसूस कर रहा होता है और बोलता है, क्या मैं आपको शिखर सर बुला सकता हूं? शिखर एक मीठी सी आवाज में जवाब देता है, आप मुझसे बड़े हो, आप जो मर्जी बुला सकते हो मुझे। शिखर की ये बात सुनकर बॉस बोलते हैं, काफी होनहार लगते हो आप, इतने कम उम्र में ही करोड़पति बन गए। शिखर और बॉस दोनों आराम से बैठते हैं। मैनेजर बॉस का परिचय देते हुए बोलता है, ये दिव्यांशु शाह हैं, इस होटल ब्लू लिली के मालिक। थोड़ी देर पहले दिव्यांशु शाह ने जैसे ये बात सुनी थी कि उनका होटल कोई खरीदना चाहता है, वो खुश हो गए। दरअसल उनकी बाकी कंपनी नुकसान में जा रही थी बहुत समय से, सारे फंड्स खत्म होने वाले थे। मगर ऐसा ही चलता रहता तो थोड़े समय में वो कंगाल घोषित होने वाले थे। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि कोई उनका होटल खरीदना चाहता है, वो बेहद खुश हुए और तुरंत शिखर से मिलने आ गए। उस कमरे में अकाउंटेंट को बुलाया जाता है और होटल की रकम 8 करोड़ रुपए तय होती है। शिखर बिना मोल भाव किए सीधा कागजात बनवाने को बोलता है। जिस लड़के को इतने दिनों तक ढंग का खाना नसीब नहीं होता था, उसने आज पलक झपकते ही शहर के जाने पहचाने होटल को खरीद लिया। डील होते ही दिव्यांशु शाह शिखर को बोलता है, कागजात बनने में थोड़ा समय लगे, मगर आज से यही समझिए कि ये होटल आपका हुआ। दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद देकर एक दूसरे से विदा लेते हैं। शिखर को मैनेजर वापस हॉल में ले जाते हुए सर झुका के बोलता है, माफ करना सर, मैंने अनजाने में जो भी कहा आपसे, बस मुझे काम से मत निकालेगा। शिखर एक दर्द भरी मुस्कान चेहरे पे लाते हुए बोला, फिक्र मत करो, मैं किसी को काम से नहीं निकालने वाला, क्योंकि मुझे पता है काम से निकाले जाने का दर्द क्या होता है। मैनेजर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं अपना परिचय भी आपको दे दूं? मेरा नाम जोसेफ है
आप मेरे साथ चलिए सर, मैं आपको सभी स्टाफ से मिलवाता हूं। हम सब ने मिलके आपके स्वागत का इंतजाम किया है। मगर शिखर पलटकर बोला, आज नहीं, फिर कभी, अभी मुझे कहीं जाना है। जोसेफ हंसते हुए बोला, कहीं किसी और होटल को खरीदने का मन तो नहीं बना रहे हैं? शिखर एक सरल चेहरे के साथ बोला, नहीं, वो दरअसल मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूं। शिखर की यह बात सुनकर जोसेफ भी हैरान हो गया। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। तभी शिखर की फोन की घंटी बजती है और एक संदेश आता है। फोन पर भेजने वाले का नाम था आपका शुभ चिंतक, और संदेश में जो लिखा था वो पढ़कर शिखर अपनी जगह पे ही जम जाता है। आखिर क्या लिखा था उस संदेश में जिसे पढ़कर शिखर के होश उड़ गए? आखिर कौन है ये शुभ चिंतक और क्या मकसद है उसका शिखर को इतने पैसे देने के पीछे? होटल तो खरीद लिया, मगर क्या शिखर होटल की सारी जिम्मेदारी उठा पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुबारक हो होटल के मालिक बनने के लिए और व्यापार की दुनिया में अपना पहला कदम उठाने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे। ये संदेश देखकर होटल के मैनेजर के साथ खड़ा शिखर मानो अपने आप से ही बड़बड़ाने लगता है। इसे ये बात कैसे पता चली? जब डील बंद दरवाजे के पीछे हुई थी तो इतना जल्दी इसे कैसे पता चल गया? क्या उस कमरे में भी इसका कोई खबरी था? शिखर को इस हाल में देखकर मैनेजर बोला, क्या बात है सर, आप अचानक से? शिखर मैनेजर की बात सुनते हुए भी अनसुना कर देता है। उसका पूरा ध्यान फोन पे ही होता है। तभी उस फोन में आए एक और संदेश पर उसकी नजर जाती है। बैंक से आए दूसरे संदेश में शिखर के खाते से पैसे कटने की बात लिखी हुई थी, जिसे देखकर शिखर समझ गया, हो ना हो जब भी मैं अपने खाते से कुछ भी लेन देन का काम करता हूं, इस बात की जानकारी शुभ चिंतक को पहुंच ही जाती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद शिखर चैन की सांस लेता है और मैनेजर से विदा लेते हुए वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। शिखर रास्ते में बस एक स्टेशनरी की दुकान पर रुकता है अपने लिए एक पेन खरीदने। इतने दिनों से उसने अपने लिए एक पेन तक नहीं खरीदा था। बस दूसरों से मांगते हुए वो आज तक अपना गुजारा कर लेता था। शिखर जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है, कक्षा में मौजूद सभी विद्यार्थी उसे देखकर आपस में फुसफुसाते हुए हंसने लगते हैं। शिखर सबको नजरअंदाज करते हुए अपनी कुर्सी की ओर जा ही रहा होता है कि अंकुश उसके सामने आकर बीच रास्ते में ही उसे रोक देता है और बोलता है, हमें माफ करना यार, कल तस्वीर लेते लेते हम कब वहां से कहीं दूर निकल गए पता ही नहीं चला। वैसे तुम वहां से कैसे निकले? पैसे तो होंगे नहीं तुम्हारे पास, फिर वहां रात भर बर्तन मांजे या बिना पैसे दिए भाग के आ गए? अंकुश की इस बात को सुनकर कक्षा के बच्चे फुसफुसाना छोड़कर शिखर पर खुल के हंसना शुरू कर देते हैं। शिखर अंकुश की इस बात का शांतिपूर्ण स्वर में जवाब देते हुए कहता है, मैंने होटल ही खरीद लिया, फिर किसी ने मुझसे खाने के पैसे मांगे ही नहीं। और उसे नजरअंदाज करता हुआ सीधा अपने स्थान पर जा बैठता है। अंकुश पूरी कक्षा के सामने शिखर की बात पर जोरों से हंसते हुए बोलता है, तू और होटल खरीदेगा? अरे जिसकी उस होटल के बॉस से बात करने तक की हैसियत नहीं है, वो होटल खरीदने की बात कर रहा है। चल, वादा है मेरा, जिस दिन तू उस होटल को खरीद कर दिखा देगा, उस दिन मैं तेरे सामने अपना सर झुका लूंगा और पतलून नीचे करके खड़ा हो जाऊंगा। वहां पर बैठे सभी विद्यार्थी अंकुश के साथ मिलकर शिखर का मजाक उड़ाए जा रहे थे, मगर शिखर इन्हें नजरअंदाज करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसे अंकुश या किसी और की बातों पे अपना समय बर्बाद करने में कोई रुचि नहीं थी। वो बस बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी पर हल्की सी मुस्कान लिए बैठा रहा। तभी अनन्या भागते हुए कक्षा में प्रवेश करती है और सीधा जाके शिखर के गले लगती है, बार बार थैंक यू बोलते हुए। ये दृश्य देखकर कक्षा के सभी बच्चों में मानो सनसनी सी फैल जाती है।
सभी आपस में फिर से एक बार फुसफुसाने लगते हैं। शिखर का दिल भी जोरों से धड़कने लगता है अनन्या को अपने इतने करीब पाकर। इस वक्त शिखर और बाकी सभी के दिमागों में एक ही बात चल रही थी, ऐसा क्या कर दिया शिखर ने कि अनन्या उसे थैंक यू बोल रही है। अंकुश, जो इतने दिनों से अनन्या के करीब आने की कोशिश कर रहा था, आज उसी अनन्या को किसी और से सभी के सामने लिपटते हुए देखकर जलन महसूस कर रहा था। शिखर अनन्या एक दूसरे से अलग होते हैं और अंकुश अनन्या से पूछता है, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया इसने? अनन्या शिखर की आंखों में देखते हुए बोलती है, मेरे पापा कंगाली की कगार पे ही थे कि शिखर ने उन्हें बचा लिया। तुमने होटल खरीद कर मानो एक पल में हमारी सारी मुसीबतें दूर कर दी है शिखर। शिखर भी ये सुन के चौंक जाता है कि कल जिस होटल को उसने खरीदा वो अनन्या के ही पिता का था। अंकुश और बाकी सब भी ये सुनकर चौंक पड़े। अंकुश को अपनी बातों का पछतावा होने लगा कि काश मैंने कक्षा के सामने पतलून उतारने की बात नहीं की होती। शिखर को भी समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या के इस बात का क्या जवाब दे, और वो अपनी नजरें फेरते हुए बोला, मैंने ये तुम्हारे पापा के लिए नहीं किया है, इसके पीछे मेरा अपना भी स्वार्थ था। मौका देखकर अंकुश अपनी कुर्सी पर वापस बैठने जा ही रहा होता है कि शिखर उसे पीछे से आवाज देते हुए बोलता है, थोड़ी देर पहले सबके सामने कुछ बोल रहे थे, अगर मैंने सच में होटल खरीद लिया तो तुम क्या करोगे? अंकुश बात टालते हुए बोलता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, न जाने मेरी बातें सच क्यों मान लेते हो तुम? थोड़ी देर पहले जिस कक्षा के सभी विद्यार्थी शिखर का मजाक उड़ा रहे थे, अब वहीं बैठे सभी लोगों की नजरों में मानो शिखर के लिए सम्मान भरा हुआ था। शिखर टैक्सी में होटल पहुंचता है और सीधा जाता है दिव्यांशु से मिलने। दिव्यांशु भी शिखर को इस वक्त यहां देखकर पूछता है, यहां अचानक कोई जरूरी काम था क्या? शिखर दिव्यांशु के हाथों में फोन देते हुए बोलता है, मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए थी आपसे। मुझे बस ये पता लगाना है कि आखिर ये अनजान नंबर है किसका। इस नंबर से मुझे कोई बार बार संदेश भेजकर परेशान कर रहा है। दिव्यांशु शिखर से नंबर लेते हुए बोलता है, शिखर सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसे फ्रॉड केसेस मैंने बहुत देखे हैं, मेरे साथ भी होते रहते हैं। मुझे 2 दिन का समय दीजिए पता लगाने को। फिर क्या, मैं इसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। दिव्यांशु के इस आश्वासन से शिखर के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो मन ही मन सोचता है, बस 2 दिन और, फिर पता लग जाएगा कि आखिर कौन है ये शुभचिंतक। शिखर दिव्यांशु को धन्यवाद अदा करते हुए पूछता है, वैसे एक बात तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया, क्या आपके इस होटल में कोई कमरा खाली होगा क्या? मैं भी यहीं शिफ्ट होने का सोच रहा हूं। इस बात पर दिव्यांशु हंसते हुए जवाब देता है, अरे ये पूरा होटल आप ही का है, आप जिस मर्जी उस कमरे में रुक सकते हैं। मैं अभी मैनेजर को बोलकर आपके लिए होटल का सबसे खूबसूरत कमरे का इंतजाम करवाता हूं। अगर आपका बाकी सामान कहीं रखा हुआ है तो बता दो, मैं ड्राइवर को भेजकर वो भी मंगवा लूंगा। शिखर धीमी सी आवाज में बोलता है, मेरा जितना भी इस दुनिया में अपना कहने को है वो सब मेरे पीठ पे टंगे बस्ते में है, इसके अलावा मेरे पास कोई और सामान नहीं है। ये बोलकर शिखर यहां से निकल जाता है और दिव्यांशु भी उसे अचरज भरी नजरों से देखता रहता है। देखते ही देखते उस आलिशान होटल के कमरे में कब 2 दिन बीत गए शिखर को पता ही नहीं चला। उसने अपना ज्यादातर वक्त चाचा के तौलिए से बात करते हुए बिता दिया, कभी अपनी इस नई दुनिया के बारे में बातें करते हुए तो कभी शुभचिंतक के बारे में सोचते हुए। शिखर को जब 2 दिन तक दिव्यांशु से उस नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो शिखर बिना देर किए खुद ही चला गया दिव्यांशु से मिलने। शिखर दिव्यांशु के स्वीट जाकर जब उससे सवाल करता है नंबर को लेकर, दिव्यांशु निराशाजनक आवाज में जवाब देता है, मैंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को लगाया था इस काम पे,
मगर वो भी इस नंबर का कोई अता पता नहीं ढूंढ सका। जिसके नाम पे ये नंबर है वो इंसान इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। किसी जाली आईडी से ये नंबर लिया गया है। शिखर ये बात सुनकर एक भारी आह भरते हुए बोला, जब 2 दिनों तक आपका कोई जवाब नहीं आया था तो इतना तो मैं समझ गया था कि शायद यही हुआ होगा, मगर फिर भी आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। दिव्यांशु भी उतनी ही सरल आवाज में जवाब देता है, आपने मेरी मदद की थी मुसीबत के वक्त। अब आगे भी कभी मैं आपके किसी काम आ सकूं तो जरूर बताइएगा। शिखर मुड़कर अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि उसके फोन की घंटी बजती है और फोन में उसी नंबर से आया मैसेज देखकर शिखर वहीं रुक जाता है। संदेश में लिखा होता है, मुझसे मिलना ही है तो पहले ही बता देते, इतना सब करने की क्या जरूरत थी। मिलना ही है तो कल कॉलेज के खत्म होते ही बाहर मुझसे मिलना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शिखर कसकर अपने फोन को पकड़ते हुए सोचता है, आखिर कैसे ये मुझसे हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं और आज अचानक मिलने को राजी कैसे हो गए। कहीं ये इसकी कोई नई चाल तो नहीं है। जरूर कोई 2 नंबरी धंधा करना शुरू कर दिया है इसने, वरना जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं होते थे उसने इतना बड़ा होटल आखिर कैसे खरीद लिया। अगले दिन कॉलेज में कक्षा के सभी बच्चों के बीच शिखर के बारे में उसके दोस्तों के बीच वार्तालाप चल रही थी। अंकुश बोला, मुझे पता है कि कौन सा 2 नंबरी धंधा करता होगा ये। जिस इलाके में शिखर रहता है वहां मेरे घर की नौकरानी भी रहती है। सुनने को मिलता है वहां सबके सब गंजेड़ी रहते हैं। जितने भी नौजवान लड़के रहते हैं सब गांजा बेचने में लगे रहते हैं। बस क्या पता उनके संगत में इसने भी वही धंधा शुरू कर दिया होगा। क्या शिखर सच में ड्रग्स बेचने लगा है? मुझे भी यही लगता है। बच्चे आपस में फुसफुसाने लगे। तभी उनमें से एक बोला, अगर ऐसी बात है तो क्या हम भी उसी से ड्रग्स लेना शुरू कर दें? दोस्त होने के नाते सस्ते में दे देगा हमें। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, मगर अंकुश ने जैसे सबके सामने उसका मजाक उड़ाया उसके बाद क्या वो हमें ड्रग्स देगा भी? अंकुश बोला, क्यों नहीं देगा? खटिया ना खड़ी कर दूं मैं उसकी अगर देने से मना किया तो। तभी सबकी आंखें दरवाजे की ओर जाती है। शिखर कक्षा में प्रवेश करता है। एक समय पे जो पूरा दिन कक्षा में बैठा रह जाए फिर भी उसे कोई नहीं पूछता था, उसके होने या होने का किसी को आभास भी नहीं होता था, आज उसके आने की आहट मात्र से ही सबकी नजरें उसी की ओर टिकी थी। कुछ बच्चे तो शिखर को भय की नजरों से देखे जा रहे थे। शिखर अपने स्थान पर जा बैठता है और अंकुश को सभी बोलते हैं, जाओ बात करो अब। अंकुश भी रौब से चलते हुए शिखर के पास जाता है। अपने स्थान पर बैठे शिखर को फिर से एक संदेश आता है। शिखर सोचता है, कहीं फिर से उनका ही तो संदेश नहीं है। फोन देखता है, संदेश दिव्यांशु का था, मगर संदेश में जो लिखा था वो देखकर शिखर तुरंत उठ खड़ा हुआ। शिखर के सामने अंकुश आकर बोलता है, कुछ बात करनी है तुझसे। मगर शिखर बस इतना बोलता है, समय नहीं है मेरे पास अभी तुम्हारे लिए, बाद में बात करेंगे, और भागने लगता है, ये सोचते हुए कि जल्द से जल्द मुझे होटल पहुंचना है। शिखर जैसे ही होटल पहुंचता है दिव्यांशु उससे पूछता है, शिखर सर, मैंने संदेश में कहा था जरूरी बात है, फिर आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? शिखर बोला, टैक्सी मिलने में समय लग गया। दिव्यांशु चौंकते हुए बोला, शिखर सर, आप करोड़पति होते हुए भी टैक्सी से क्यों आ रहे थे? अगर आपकी कार खराब है तो मैं अपनी कार भिजवा देता आपके लिए। शिखर ने जवाब दिया, मेरे पास कोई कार नहीं है। क्या बात थी जिसके लिए आपने मुझे यहां बुलाया? शिखर को पूरी बात समझाते हुए दिव्यांशु बोलता है, वो दरअसल कल रात को हमने अपने एक रसोइये को काम से निकाल दिया था और जाते हुए उसने कुछ मेहमानों का रात का खाना खराब कर दिया था। अब वो सब के सब अपने आगे की बुकिंग रद्द करके होटल छोड़ के जाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारी नुकसान होगा। मैंने बात करके मनाने की कोशिश की तो, मगर कोई मानने को तैयार नहीं।
शिखर तुरंत बोल पड़ा, क्या आपने अब तक उनके बिल पे छूट या कटौती की उनको मनाने के लिए? इसके जवाब में दिव्यांशु बोला, इस फैसले का हक बस आपको है। मैं इस होटल का बॉस नहीं रहा जो ये फैसला ले सकूं। होटल बिकने के बाद मेरा यहां रहना भी उचित नहीं, मगर इस होटल से एक अलग ही लगाव है मुझे। उम्मीद है मेरा यहां रहना और होटल के मामले में बातें करना शिखर सर आपको बुरा ना लग रहा हो। शिखर दिव्यांशु की आंखों में आंखें डाल के बोला, ये होटल जितना मेरा है ना उतना आपका भी है। आज के बाद होटल के हित में कोई भी फैसला लेना हो तो मेरी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से भी फैसला ले सकते हो, इतना हक है आपका। शिखर अपना निर्णय बताते हुए बोलता है, ठीक है, तो अभी मैं खुद जाकर सबसे माफी मांगता हूं और उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं। शिखर ने जैसे ही बोलना खत्म किया, पीछे से एक मधुर आवाज आई, ऐसे